Good morning, everyone. Welcome back to the next lecture of zoology that we will be continuing on this simple epithelium only. बेटा जहाँ तक अभी तक आपको याद होगा हम लोगों ने 2 लेक्चर्स कर लिए हैं जहाँ पर हमने स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम तक लास्ट में पढ़ा था. वापस से अगर याद दिला दूँ बेटा, सिंपल एपिथेलियम कौन सा होते हैं जिसमें बस एक लेयर ऑफ सेल्स होते हैं. And then we have to cover the next part. That was the only part I think which was left. Okay, that was glandular epithelium. And this glandular epithelium, बेटा नाम में देखो ग्लैंड आ रहा है, ठीक है. तो अगर हम नाम में ग्लैंड की बात कर रहे हैं तो ग्लैंड जो वर्ड है उसको सुनते ही कुछ ऐसा लगता है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ आई थिंक secretions and all, but anyway we will be talking about it. But ये जो glandular epithelium है, यहाँ पर जो cells होते हैं वो सेल या तो क्यूबॉइडल होगा या फिर कॉलुमिनारी होगा इन आउटलाइन. क्या होगा बेटा? क्यूबॉइडल या फिर कॉलुमिनार, स्क्वैमस नहीं हो सकता. इसीलिए लास्ट क्लास में भी बार बार मैं एक चीज पर एम्फेसिस दे रही थी दैट सिंपल एपिथेलियम में भी अगर हम देखें बेटा, सबसे सिंपलेस्ट एपिथेलियम कौन सी है? इट इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. कौन सी है बच्चे? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. अब अगर हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करें तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम वेयर वी बेसिकली टॉक्ड अबाउट जो सेल्स हैं वो क्यूबॉइडल या कॉलुमिनार होते हैं आउटलाइन में. तो यहाँ पर अलग अलग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है. सबसे पहला जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का, दैट बेसिस is on the number of cells. ठीक है, अब देखो बेटा नंबर ऑफ सेल्स, तो एक हम कह देते हैं यूनिसेलुलर ग्लैंड्स. मतलब बेटा देखो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, यूनी वन, सेलुलर सेल. मतलब भाई यहाँ पर बस क्या है बेटा, वन सेल इज प्रेजेंट, एक ही सेल प्रेजेंट है. यूनिसेलुलर ग्लैंड, देयर हैव ओनली वन सेल. वहीं अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ग्लैंड, यहाँ पर भी अगर आप इसके मतलब डिफाइन करना चाहें तो मल्टी मीन्स मैनी सेलुलर सेल. भाई तो ये क्या होते हैं? देयर मैनी सेल्स आर प्रेजेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो यूनिसेलुलर ग्लैंड, अगर हम यूनिसेलुलर ग्लैंड की बात करें जहां बस एक ही सेल का वो बना होता है, इसका एग्जाम्पल बस एक ही होता है, दैट इज गॉबलेट सेल. बेटा अब आप सोचो कि गॉबलेट सेल किसको बोलते हैं, तो आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में एक स्लाइमी सिक्रीशन है जो हर जगह रिलीज होती है. अगर हम फूड पाइप की बात करें वहां पर, रेस्पिरेटरी पैसेज की बात करें वहां पर, हर जगह होता है. तो ये जो गॉबलेट सेल है, दिस बेसिकली प्रोड्यूस म्यूकस. एंड व्हाट इज दिस म्यूकस? म्यूकस इज अ slimy secretion and it maintain alkalinity. क्या मेंटेन रखता है बेटा? alkalinity. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर मैं आपको बोलूं बेटा मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल, तो हम एक ही चीज में सारे बच्चों को बोलते हूँ कि ध्यान रखिए दैट अपार्ट फ्रॉम goblet cells, apart from goblet cell, all other glands, जितने भी glands हैं जो नाम भी आप सुनोगे, all other glands are multicellular. Very very important. Now I'll just refer to one diagram of NCERT. Okay, so I'll just refer to, kindly see this diagram which is being given in NCERT. This diagram very very important. तो अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो तो this one is representing unicellular gland
बहुत बार एग्जाम में क्या हो जाता है, ये फीचर, ये बेटा ये इसका फिगर दे देंगे यूनिसेलुलर ग्लैंड का और बोलेंगे कि भाई बताओ कि फॉलोइंग एग्जांपल्स में से क्या है, तो गॉबलेट सेल्स, या फिर बोलेंगे कि भाई ये यूनिसेलुलर ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो दे म्यूकस प्रोडक्शन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूकस सिक्रेशन। वही बेटा मल्टी सेलुलर, देखो छोटे छोटे बहुत सारे ग्लैंड्स है यहाँ पर, देखो अगर आप ध्यान से डायग्राम देख रहे होगे तो एक पर्टिकुलर सेल में एक ही स्ट्रक्चर्स है सिक्रीटरी। मल्टी सेलुलर में बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो सिक्रीट करते हैं। अब ध्यान दीजिए, मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल बहुत कुछ हो सकता है। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देती हूँ, जैसे स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, mammary gland, then pituitary gland, पिट्यूटरी ग्लैंड को ही बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, देन बेटा थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज, एटसेट्रा। बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं, धीरे धीरे आपको दिखेगा कि और भी एग्जाम्पल्स इसमें ऐड ऑन हो रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जहां पर हम लोगों ने बेसिकली उसका मेन मोटिव क्या था उस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का, अगर आप देखिए, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, दैट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। वहीं अगर हम दूसरी जगह बात करें, जो दूसरा मोड है, जो दूसरा बेसिस है बेटा, जहां पर हम क्लासिफाई करते हैं, दैट बेसिस इज मोड ऑफ पोरिंग देयर सिक्रेशन। अब ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें यहाँ पर जो ग्लैंड है वो दो तरीके के हो सकते हैं, आइदर दे आर एक्सोक्राइन ग्लैंड और दे आर एंडोक्राइन ग्लैंड। अब देखो एक वर्ड है जो हर जगह आपको दिखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उससे रिलेट करने की कोशिश कीजिए। क्राइन वर्ड, क्राइन वर्ड एक्चुअली आया हुआ है क्राइनिन वर्ड से, क्राइनिन वर्ड से, विच मीन्स टू सिक्रीट। इसीलिए जब भी हम ग्लैंड्स की नेमिंग करते हैं तो हम इस सिक्रीशंस के बारे में बात करते हैं। अब अगर एक्सोक्राइन को हम देखें बेटा, एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है उसके पास दो पार्ट होता है। एक पार्ट है जिसको हम बोल रहे हैं बेटा सिक्रीटरी पार्ट, और दूसरा इसके पास होता है डक्ट, जिसमें ये अपना सिक्रेशन रिलीज करता है। अब सिक्रीटरी पार्ट भी दो हो सकते हैं, इट कैन बी आइदर एल्वियोलर शेप, बेटा शेप है, और इट कैन बी ट्यूबुलर इन शेप। ठीक है, एल्वियोलर, ये जो शेप आपको दिख रहा है, जो एनसीईआरटी का डायग्राम है बेटा, ये एल्वियोलर शेप है, लाइक दिस। ठीक है, और ये एल्वियोली, और ये क्या है बेटा, डक्ट। सिमिलरली ट्यूबुलर, ट्यूब, और ये हो गया उसका डक्ट। मतलब जो भी एक्सोक्राइन सिक्रीशंस अपनी चीजें बनाएगा वो सब कहाँ रिलीज करेगा, डक्ट में। वो सारे सिक्रीशंस कहाँ रिलीज करेगा बेटा, डक्ट में। ये भी बनाएगा, फिर धीरे धीरे सबको पहले कहाँ रिलीज करेगा, इस डक्ट में। दीज आर डक्ट। वहीं अगर हम एंडोक्राइन की बात करें, एंडोक्राइन हैव ओनली सिक्रीटरी पार्ट, इनके पास बस सिक्रीटरी पार्ट होता है। मतलब मैं कह सकती हूँ डक्ट इज एब्सेंट, या तो हम कहते हैं बेटा डक्ट इज एब्सेंट, और आई से डक्टलेस ग्लैंड। क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड, क्योंकि डक्ट है ही नहीं। तो एंडोक्राइन इज ऑल्सो नेम्ड एज डक्टलेस ग्लैंड्स। अब अगर हम एग्जाम्पल्स देखें, अगर हम एग्जाम्पल्स पे रेफर करें कि भाई एक्सोक्राइन का एग्जाम्पल क्या है और एंडोक्राइन का एग्जाम्पल क्या है,
विल जस्ट रेफर टू सम एग्जाम्पल्स, और जितने नाम मुझे याद है मैं सब मेंशन कर दूंगी. एक्सोक्राइन के एग्जाम्पल्स की हम बात कर रहे हैं, और यहां हम बात कर रहे हैं एंडोक्राइन की. बेटा अगर एक्सोक्राइन की हम बात करते हैं तो एक्सोक्राइन के एग्जाम्पल्स पहले की जैसे बोला, सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड. गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं? गैस्ट्रिक जूस, पढ़ोगे आप डिटेल में. देन इंटेस्टिनल ग्लैंड, इंटेस्टिनल ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं? इंटेस्टिनल जूस. पैनक्रियाटिक ग्लैंड, ये भी क्या सिक्रीट करता है? पैनक्रियाटिक जूस. लिवर विच सिक्रीट बाइल. गॉबलेट सेल जो सिक्रीट करता है म्यूकस. ओके, सो दीज आर द वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ योर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. और भी आ सकता है, आप याद करेंगे तो और भी आ सकते हैं. वहीं अगर हम एंडोक्राइन की बात करें तो एंडोक्राइन का एग्जाम्पल क्या क्या होता है? हाइपोथैलेमस विच वी से मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, बेटा जो पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है. देन पिट्यूटरी ग्लैंड. फिर एक बहुत ही छोटा पी साइज ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड. देन सॉरी थायराइड ग्लैंड जो हमारी पूरी बॉडी में रिएक्शंस रेट को मेंटेन रखता है. देन बच्चे पैराथायराइड ग्लैंड, कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखता है ये. देन थाइमस ग्लैंड, इम्यूनिटी को मेंटेन रखता है. पैनक्रियाज या पैनक्रियाटिक ग्लैंड. अड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होता है. स्टैंडर्ड 10th में आपने थोड़ा बहुत इन सब का आइडिया लिया था. एंड एट द एंड देयर इज गोनाड, दैट इज testis and ovary. In males it is testis, in female it is ovary. Okay, तो ये डिफरेंट ग्लैंड्स हैं. और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप जैसे जैसे और डेप्थ में पढ़ोगे फिजियोलॉजी आपको वो एग्जाम्पल्स मिलते जाएंगे. ठीक है, और आप उसमें इस लिस्ट को और बड़ा करते जाना. तो अब यहाँ पर जो लिस्ट बनी है उसका मेन मकसद मेरा इसको बनाने का एक ही था कि एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए. ठीक है, ताकि आप नाम सुने हुए हो, ऐसा ना कहो कि मैंने नाम ही नहीं सुना है. तो बेटा इसमें कुछ ग्लैंड्स हैं जिसका और भी नाम है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, तो भाई स्वेट ग्लैंड बहुत जगह लिखा होता है. इट इज ऑल्सो नेम्ड एज सुडोरीफेरस. सुडोरीफेरस, देखो इसमें एक वर्ड आ रहा है सुडोरी, ओडर वर्ड आ रहा है क्योंकि स्मेल होता है. मैमरी ग्लैंड इज ऑल्सो नेम्ड एज ब्रेस्ट. ओके, देन हाइपोथैलेमस पढ़ोगे आप. इट इज ऑल्सो नेम्ड एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि बेटा मास्टर ग्लैंड हम किसको बोलते हैं? दिस इज नेम्ड एज मास्टर ग्लैंड. तो बेसिकली जो पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. ठीक है, एंड इफ यूल सी एक एग्जांपल तो आपको दिख रहा होगा, पैनक्रियास, जो बेटा एंडोक्राइन में भी है और एक्सोक्राइन में भी है. ऐसे और भी 2-3 एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे और भी 2-3 एग्जाम्पल्स हैं. ओके, so if I have to actually make you understand, I'll just introduce you with a term that is, oh, one second. Heterocrine gland. अब ध्यान से ये वर्ड सुनिए, हेटेरोक्राइन. एक वर्ड है हेटेरो,
दूसरा वर्ड है क्राइन. हेटेरो वर्ड refers to different. Crine word refers to secretion. Very very important. बेटा हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स हम उनको बोलते हैं which have heterocrine glands which have both mode of secretion. कौन कौन सा mode of secretion और pouring their secretion? Which have both the parts, an endocrine also part and an exocrine part. और कहीं भी अगर एंडोक्राइन है तो ऑब्वियसली ये डक्टलेस होगा, और जो एक्सोक्राइन है उसमें क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ डक्ट. ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं. तो हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स के अगर हम एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स. फर्स्ट एग्जाम्पल, पैनक्रियाज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पैनक्रियाज. बेटा अगर पैनक्रियाज की बात करें तो इसके पास दो पार्ट है. जो एंडोक्राइन पार्ट है जिसमें डक्ट नहीं है वो हार्मोन सिक्रीट करता है. कौन कौन से? इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन. और वहीं अगर हम एक्सोक्राइन की बात करें बेटा, जहां डक्ट है वो क्या सिक्रीट करता है? पैनक्रियाटिक जूस. क्या सिक्रीट कर रहा है बेटा? पैनक्रियाटिक जूस. सिमिलरली अगर हम बात करें, देयर इज वन मोर पार्ट, गोनाड्स. एक है भाई टेस्टस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल. ध्यान दीजिएगा, इट इज ऑल्सो अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड. तो एंडोक्राइन पार्ट क्या निकाल रहा है एंड एक्सोक्राइन पार्ट से क्या सिक्रीट हो रही है. सिमिलरली ओवरी में भी देखेंगे एंडोक्राइन से क्या रिलीज हो रहा है और एक्सोक्राइन से क्या रिलीज हो रहा है. एंडोक्राइन बेटा, एंडोक्राइन से हमेशा जो चीज रिलीज होगी दैट इज हार्मोन. इट इज ऑलवेज हार्मोन. और मेल हार्मोन को हम मेनली क्या बोलते हैं? दैट इज एंड्रोजन. एंड मोस्ट कॉमन एंड्रोजन इज टेस्टोस्टेरॉन. सॉरी, वहीं अगर एक्सोक्राइन की हम बात करें तो दैट इज स्पर्म. स्टैंडर्ड 10th में है रिप्रोडक्टिव चैप्टर में बेटा, एक वास्ट डिफरेंस. डक्ट होता है उसी से स्पर्म रिलीज होता है, सो दैट्स व्हाई इट इज एक्सोक्राइन. वहीं अगर हम बात करें बेटा ओवरी में, तो व्हाट हार्मोन इज बीइंग रिलीज्ड? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. और अगर एक्सोक्राइन की बात करें तो गमीट रिलीज होता है, दैट इज ओवम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो वैसे ग्लैंड्स बच्चे जिसमें दोनों ही पोर्शंस हैं, एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन पोर्शन दोनों ही है, उनको हम बोलते हैं हेटेरोक्राइन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और दो एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे. वन इज पैनक्रियाज, अदर इज गोनाड्स. नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, द थर्ड बेसिस, जिसमें मेनली हम एक्चुअली एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को ही क्लासिफाई करते हैं. वैसे तो कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड भी ऐसा शो करते हैं, बट मेनली ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ही शो करते हैं. तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर classified on the basis of mode of secretion. ये अपनी सिक्रीशन कहाँ रिलीज करेंगे? हमेशा कहाँ रिलीज करेंगे बेटा? ओके, so there are three modes. I will just sharing a figure with you at first. Okay,
आई होप दिस फिगर इज क्लियरली विजिबल टू यू। तो ध्यान से अगर आप देखिए बच्चे, द वेरी फर्स्ट इज मीरोक्राइन सिक्रीशन बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है एपोक्राइन सिक्रीशन, एंड तीसरा क्या बोल रहा है, होरोक्राइन। मीरोक्राइन, एपोक्राइन, होलोक्राइन। अब देखो, द वेरी फर्स्ट इज व्हाट, मीरोक्राइन। बेटा मीरोक्राइन सिक्रीशंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम बोलते हैं व्हेन द सेल releases its secretion by exocytosis, or I can say cell vomiting। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, तो हो क्या रहा है बेटा, जो सेल है वो अपनी सिक्रीशंस बना रहा है, और ये जो सिक्रीशंस है वो धीरे धीरे इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीटरी वेसिकल्स रिलीज कर दे रहा है। तो ये जो रिलीज कर रहा है इसी को हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सो इज फॉर आउट, साइटोसिस रिलीज्ड आउट। तो वॉमिटिंग, सेल वॉमिटिंग के फॉर्म में ये बाहर है, बट सेल के शेप, उसके स्ट्रक्चर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वहीं अगर हम एपोक्राइन की बात करें, सेकेंड फिगर, अभी तक आप तीनों फिगर धीरे धीरे देख रहे होगे। एपोक्राइन में क्या हुआ बेटा, सेल ने सिक्रीशंस बनाई, और क्या लिखा हुआ है, पिंच ऑफ पोर्शन ऑफ सेल इज द सिक्रीशन। तो बेटा पिंच्ड ऑफ मतलब ये पार्ट कट होके बाहर हो गया, तो हम क्या बोलेंगे एपोक्राइन में, द अपाइकल पार्ट। अपाइकल पार्ट रेफर्स टू ऊपर वाला हिस्सा। द अपाइकल पार्ट ऑफ द सेल is lost along with the secretion. When the apical part of the cell is lost along with the secretion, it is known as what? It is known as apocrine. यही हो रहा है यहाँ पर, अपाइकल पार्ट इज लॉस्ट। क्या मीरोक्राइन में कोई भी पार्ट लॉस हो रहा था? कोई नहीं। अब जो थर्ड है दैट इज होलोक्राइन। होलो वर्ड और क्राइन सिक्रीशन, होलो इज फॉर होल सेल। तो अगर ध्यान से आप देखिए तो हम बोलते हैं होल सेल disintegrates, whole cell disintegrates along with its secretion. When whole cell disintegrate along with its secretions, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, होलोक्राइन। मतलब सेल ने अपनी सिक्रीशन बनाई और पूरा का पूरा सेल ही जो है वो रिलीज आउट हो गया एज सिक्रीशंस। अब है ये तो है, ये तो डिफरेंट टाइप्स के हो गए। अब कौन कौन से ग्लैंड्स हैं जो स्पेसिफिकली ये शो करते हैं। अगर हम होलोक्राइन की बात करेंगे तो बेटा इसका एग्जाम्पल है सिबेशियस ग्लैंड। ये जो सिबेशियस ग्लैंड है ये क्या सिक्रीट करता है, अगर हम बात करें सिबेशियस ग्लैंड्स, ये ऑयल सिक्रीट करते हैं। कभी कभी होता है ना फेस पे ऑयल आ जाता है, या फिर बेटा जो ईयर में भी जो वैक्स प्रोड्यूस होता है दैट इज ऑल्सो ड्यू टू दिस सिबेशियस ग्लैंड। सिबेशियस ग्लैंड की ही वजह से ये होता है। वहीं अगर हम बात करें बच्चे एपोक्राइन सिक्रीशन, इसका एग्जाम्पल है मैमरी ग्लैंड। इसका एग्जाम्पल क्या है, मैमरी ग्लैंड। मीरोक्राइन सिक्रीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके एग्जाम्पल्स अगर आप देखिए तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, स्वेट ग्लैंड, salivary gland, gastric gland, intestinal gland, pancreatic gland। पैनक्रियाटिक आपको पता ही है भाई, जो वो पोर्शन जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है वो ऐसा कुछ सिक्रीशन शो करता है।
ठीक है, तो दीज आर द बेसिक एंड द कॉमन एग्जाम्पल्स। ये जो स्वेट ग्लैंड्स है, जनरली हमारी बॉडी में कहीं पर भी अगर स्वेट ग्लैंड है, दे आर मीरोक्राइन। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, अगर हम बात करें बेटा, कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक एक्सेप्शन है स्वेट ग्लैंड का जो एपोक्राइन है, याद रखिएगा। स्वेट ग्लैंड ऑफ आर्मपिट एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया। ठीक है, तो बेटा अगर हम बात करें जो भी स्वेट ग्लैंड आर्मपिट के हैं और जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया पे प्रेजेंट है, व्हाट इज एक्सटर्नल जेनिटिलिया? इन केस ऑफ अ मेल इट इज पेनिस, इन केस ऑफ अ फीमेल देयर आर वेरियस स्ट्रक्चर्स जिसको कॉमनली हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं। वैसे तो नाम अगर आप देखिए तो नाम आपने पढ़ा भी होगा, मे बी क्लिटोरिस होता है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, अलग अलग नेमिंग्स हम कर देते हैं। ठीक है, बट एक्सेप्शंस हैं वो जो स्वेट ग्लैंड्स हैं बेटा जो आर्मपिट पर प्रेजेंट हैं और जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया के हैं, दे आर एपोक्राइन। वो कैसा सिक्रीशंस कर रहे हैं? एपोक्राइन, मतलब अपाइकल पार्ट भी लॉस हो जा रहा है उनके सिक्रीशंस के साथ। तो अगर हम अभी तक कंक्लूड करें, जो हमने ग्लैंडुलर एपिथेलियम पढ़ा, 3 बेसिस पढ़ी। सबसे पहला था नंबर ऑफ सेल, दूसरा था मोड ऑफ पोरिंग देयर सिक्रीशन, जहां पर हमने बहुत ही ब्रॉडर सेंस में बात करी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। और उसके बाद हमने बात करी कि भाई एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में भी फर्दर डिविजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ सिक्रीशंस। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हमारा खत्म हो जाता है सिंपल एपिथेलियम। एंड नाउ आई विल मूव ऑन टू कंपाउंड एपिथेलियम। अब देखो, कंपाउंड एपिथेलियम जितना नाम बड़ा इसका लगता है उतना ही ये सिंपल है। अगर हम कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें तो सबसे पहला फीचर क्या होगा? इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल। ऑब्वियसली ये डेफिनेशन कहती है। दूसरा पॉइंट क्या होगा बताओ? जो सबसे डीपेस्ट लेयर होगी, द डीपेस्ट लेयर रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो डीपेस्ट लेयर होगी वही बेसमेंट मेम्ब्रेन के क्लोजर होगी। तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज लिटिल, एनसीईआरटी की लाइन है इसलिए याद रखना है, लिटिल और नो रोल इन व्हाट? सिक्रीशन एंड absorption. Next, it has role mainly in protection, that too अगर हम बात करें बेटा, protection against stresses। किस तरीके का स्ट्रेस? मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल, ऑस्मोटिक। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ जिससे बच्चों को समझ में आ जाता है। मान लो आपकी स्किन की लेयर हट गई और आपने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच कर दिया तो बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होगा। या फिर मान लो स्किन में एक कट लग गया है बहुत बड़ा, पूरी स्किन की फर्स्ट लेयर जो है वो नहीं है और किसी ने नींबू निचोड़ दिया तो बहुत ज्यादा पेन होगा। केमिकल तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं बेटा उस पर सेवलॉन गिर गया, एक बहुत ही ज्यादा बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस होती है। तो कहीं भी अगर कंपाउंड एपिथेलियम है उसका मेन रोल है प्रोटेक्शन में ही, और बहुत कम रोल है उसका किसमें बच्चे? सिक्रीशन एंड अब्जॉर्ब। Now if we refer to this diagram that I am going to introduce to you, yes, this diagram, just refer to this diagram which is of NCERT, very very important. तो आप देख सकते हो कि ये कंपाउंड एपिथेलियम का डायग्राम है और इसमें बहुत सारे लेयर्स ऑफ सेल्स हैं
और बेटा जो सबसे नीचे वाली लेयर है वही किसके क्लोजर है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के, है या नहीं? वही किसके क्लोजर है बताओ? इट इज क्लोजर टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अब अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई कैसा होता है ये एपिथेलियम और क्या होता है इसमें, क्या प्रेजेंट होते हैं नहीं होते हैं, देन हाउ यू कैन एक्चुअली रिलेट टू दैट. ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बेसिकली बात करें बेटा, तो किसी भी कंपाउंड एपिथेलियम में 3 लेयर होता है. ओके, बट अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ shape of cell in superficial layer of compound epithelium, it is of 3 टाइप्स. मतलब बेटा सुपरफिशियल लेयर में जो सेल्स हैं उनके कौन कौन से, बेसिकली अगर देखें तो उस सुपरफिशियल लेयर में बेटा कौन कौन से सेल्स होंगे, उसी बेसिस पर कितने टाइप के कंपाउंड एपिथेलियम होते हैं? 3. स्क्वैमस कंपाउंड एपिथेलियम, क्यूबॉइडल compound epithelium, CE refers to compound, and columnar compound epithelium. अब ध्यान से सुनो, लेयर ऑफ सेल्स कौन कौन से हैं एक बारी बात कर लेते हैं. तो सबसे नीचे वाली लेयर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के एकदम क्लोजर है उसको हम बोलते हैं बेसल लेयर. डीपेस्ट लेयर भी आप समझ सकते हो, क्लोजर टू बेसमेंट मेम्ब्रेन. Then middle layer which is named as intermediate layer, and then there is what? Superficial layer. कौन सी लेयर होती है? Superficial layer. अब अगर स्क्वैमस कंपाउंड एपिथेलियम की हम बात करें तो बेटा इसमें ना जो बेसल लेयर होता है वो आइदर क्यूबॉइडल हो सकता है या कॉलुमिनार का होता है. ठीक है, और थोड़ा अलग है इसका बिहेवियर, इसलिए इसको ध्यान रखिए. क्यूबॉइडल में जो बेसल लेयर होता है उसमें क्यूबॉइडल सेल्स ही होते हैं, और कॉलुमिनार में भी जो होते हैं सेल्स वो भी कॉलुमिनार ही होता है. अगर इंटरमीडिएट लेयर की बात करेंगे तो इंटरमीडिएट लेयर में हर जगह जो सेल होता है उसका एज सच कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता. हम बोलते हैं वहां पर कौन सा सेल है? पॉलीगोनल सेल. कौन से सेल है बेटा? पॉलीगोनल सेल. वहीं अगर सुपरफिशियल लेयर की बात करें, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, सुपरफिशियल लेयर, इस डायग्राम को वापस से देख लो. दिस पर्टिकुलर लेयर जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? जो आपको दिखेगा ऊपर से, दिस पर्टिकुलर इज सुपरफिशियल लेयर. तो ऑब्वियसली जब आप किसी भी कंपाउंड एपिथेलियम को देखोगे तो सबसे पहले में सुपरफिशियल लेयर ही दिखेगा, और उसी के बेसिस पर बेटा जो शेप ऑफ द सेल है उसी के बेसिस पर हमने पूरे कंपाउंड एपिथेलियम को क्लासिफाई करा है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो स्क्वैमस कंपाउंड एपिथेलियम है, मतलब सुपरफिशियल लेयर में कौन से सेल्स होंगे? स्क्वैमस सेल्स होंगे. क्यूबॉइडल में तो भाई क्या होगा बेटा? क्यूबॉइडल ही. और अगर कॉलुमिनार में देखें तो ऑब्वियसली क्या होगा? कॉलुमिनार. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब एक और बात है जो मिस कर गई मैं शुरू में बताना, कि स्क्वैमस कंपाउंड एपिथेलियम में अगर एक ऑप्शन आपको चुनना पड़े कि बेसल लेयर में कौन सी एक सेल है जो ज्यादा है, तो दैट इज कॉलुमिनार. इसका नंबर ज्यादा देखा गया है, मतलब अकरेंस इसकी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्यूबॉइडल. क्यूबॉइडल भी होता है बट मोस्टली क्या होता है? कॉलुमिनार. अब अगर एग्जाम्पल्स हम देखें
तो कॉलमिनार कंपाउंड का एग्जाम्पल होता है, इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ रेक्टम एंड एनस। क्यूबॉइडल कंपाउंड की अगर हम बात करें बेटा तो एग्जाम्पल हम बोलते हैं लार्जर डक्ट्स ऑफ ग्लैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जब आप पढ़ते हो ना डाइजेस्टिव सिस्टम, वहां पर एक्सप्लेन भी किया जाता है कि इसका मतलब क्या है लार्जर डक्ट्स। तो बेसिकली जो बड़े डक्ट्स होते हैं वहां पर जो लाइनिंग होती है वो क्यूबॉइडल कंपाउंड एपिथेलियम की होती है। स्क्वैमस कंपाउंड एपिथेलियम की अगर मैं बात करूं तो स्क्वैमस कंपाउंड एपिथेलियम में फर्दर हम बोलते हैं कि ये जो स्क्वैमस लेयर है, ओके, तो किसी में दिखता है कि इस स्क्वैमस लेयर में केराटिन प्रेजेंट है, तो हम बोल देते हैं दैट इज केराटिनाइज्ड। इफ केराटिन इज प्रेजेंट दैट इज केराटिनाइज्ड। और कहीं कहीं केराटिन एब्सेंट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, नॉन केराटिनाइज्ड। तो जो स्क्वैमस कंपाउंड एपिथेलियम है वो केराटिनाइज्ड भी हो सकता है, मतलब एक स्टिफ कवरिंग केराटिन की प्रेजेंट भी हो सकती है और एक नहीं भी प्रेजेंट हो सकती है। कहाँ ये प्रेजेंट होती है, स्किन में, ठीक है, आपकी स्किन में एक हार्ड कवरिंग है, तभी तो देखो आप, वाटर क्या इससे मूव कर सकता है अंदर, नहीं, वाटर के लिए परमिएबल नहीं है। वहीं अगर हम देखें बेटा नॉन कैरेटेनाइज्ड, अगर नॉन कैरेटेनाइज्ड के एग्जाम्पल्स, तो जहां भी नॉन कैरेटेनाइज्ड है, एग्जाम्पल एक दो मैं देती हूँ, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस। अब ध्यान से दी एक बात समझिए, जहां भी बेटा नॉन कैरेटेनाइज्ड है वहां पर आपको एक चीज जरूर देख रही होगी कि यहाँ पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ म्यूकस लेयर। म्यूकस लेयर यहाँ पर प्रेजेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स हाउ एक्चुअली यू हैव टू रिलेट टू दैट। और वहीं अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, वहीं बेटा अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो यही बेसिक एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं जो आपको बताती हूँ। जो बेसल लेयर है, द बेसल लेयर ऑफ स्क्वैमस कंपाउंड epithelium is also known as, बेटा इसको हम और किस नाम से जानते हैं अगर हम बात करें, और ये टर्म बस इसी के लिए यूज होता है और किसी बेसल लेयर के लिए नहीं होता है, तो बेटा इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम बेसालिस बोल सकते हैं। कहीं कहीं ये भी लिखा होता है स्ट्रेटम मैल्फीजी, या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रेटम जर्मेनेटिवम। और ध्यान दीजिएगा ये सारे नाम किसके लिए हैं, ये सारे नाम है बस बेसल लेयर ऑफ स्क्वैमस कंपाउंड एपिथेलियम। ये और किसी लेयर की अलग नेमिंग नहीं है, ये सारे नाम किसके लिए हैं, ऑल दीज नेम्स आर ओनली फॉर व्हाट, आर ओनली फॉर द बेसल लेयर ऑफ स्क्वैमस कंपाउंड एपिथेलियम। क्लियर है ये पॉइंट, ओके। तो कंपाउंड एपिथेलियम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा बेस्ड ऑन की सुपरफिशियल लेयर पर जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं। दैट इज, अगर स्क्वैमस है तो स्क्वैमस कंपाउंड एपिथेलियम, अगर क्यूबॉइडल है तो क्यूबॉइडल कंपाउंड एपिथेलियम, अगर कॉलुमिनार है तो कॉलुमिनार कंपाउंड एपिथेलियम। वहीं एक और एपिथेलियम की हम बात करते हैं, दैट इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांजिशनल
एपिथेलियम। अब अगर हम इस ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बात करें तो सबसे पहले तो बेटा ये ध्यान दीजिए कि इसमें एक वर्ड आ रहा है ट्रांजिशन, और ये जो ट्रांजिशन वर्ड है ये एक्चुअली में किसको रेफर कर रहा है? समथिंग दैट इज अंडरगोइंग चेंज, है या नहीं? समथिंग दैट इज अंडरगोइंग चेंज। अब यहां पर अगर मैं बताऊं तो हम बोलते हैं कि दिस ट्रांजिशनल एपिथेलियम इट इज अ टाइप ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम, type of compound epithelium, but very important, it has a property of stretchability। बेटा जैसे आपने इलास्टिक के रबर बैंड्स देखे होंगे वैसा ही कुछ है। इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेचेबिलिटी, दैट इज इट कैन अंडरगो व्हाट? अ ट्रांजिशन। इसीलिए हम इसको ट्रांजिशनल एपिथेलियम बोलते हैं। ट्रांजिशन का मतलब ही क्या होता है? चेंज इन शेप। ट्रांजिशन का क्या मतलब है बेटा? चेंज इन शेप। और इसी प्रॉपर्टी ये इसको अलग बना देती है, और कुछ इसमें स्पेशल नहीं है। ये कंपाउंड एपिथेलियम है, इसमें और कुछ स्पेशल नहीं है, बट बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें बस ये है कि इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेचेबिलिटी, मतलब आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं जस्ट लाइक एन इलास्टिक रबर बैंड, और फिर वो वापस से अपनी पोजीशन पर जाएगा। अब देखो होता क्या है, ड्यू टू दिस, बेसिकली अगर हम बात करें ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, what happens actually, the already thin basement membrane, the already thin basement मेम्ब्रेन, जो ऑलरेडी इसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ये भी एक प्रॉपर्टी है जो आप जरूर ध्यान रखिए कि इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन अगर हम बाकी किसी एपिथेलियल टिश्यू से कंपेयर करेंगे तो वो थिन है, या थिनर बोल लीजिए, कंपेयर कर रहे हैं हम, कंपैरेटिव डिग्री यूज होना चाहिए, थिनर होती है। तो ऑलरेडी थिन है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जब स्ट्रेच होगी तो ऑब्वियसली आप देखिए हम लिख सकते हैं द थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन अपीयर thinner during what? During stretched condition। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ऑलरेडी कोई चीज थिन है और हमने उसको खींच दी तो वो और पतली हो गई, ठीक है। एंड देन इफ वी हैव टू टॉक अबाउट कि हाँ भाई ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, अगर हम देखें कि भाई इसमें ऐसा क्या है, इसमें कौन कौन से लेयर्स प्रेजेंट हैं, तो ऑब्वियसली इट इज अ कंपाउंड एपिथेलियम, तो यहाँ पर भी बेसल लेयर होगा। फिर कौन सा लेयर होगा बताओ? इंटरमीडिएट लेयर होगी, इंटरमीडिएट लेयर होगी, और कौन सा लेयर होगा बताओ? सुपरफिशियल लेयर। तो अगर बेसल लेयर की बात करें तो यहाँ पर जो बेसल लेयर होता है वो मेनली कॉलुमिनार सेल्स का ही होता है। इंटरमीडिएट लेयर तो भाई पॉलीगोनल सेल्स। क्यों होते हैं पॉलीगोनल सेल्स? उसके पीछे की ताकि भाई कोई भी पर्टिकुलर शेप अटेन कर ले जो भी उसको चाहिए। वहीं अगर हम सुपरफिशियल लेयर की बात करें तो सुपरफिशियल लेयर जो होता है दैट इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस सेल, और बेसिकली ये कैसा दिखता है? इट अपीयर्स राउंडेड, या फिर हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर इन अपीयरेंस, ये ऐसा कुछ दिखता है, बट बेसिकली इट इज फ्लैट सेल्स। तो इससे एक चीज तो ये पता चल ही रही है, अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि बेटा बताओ ये जो आपको पता चला तो कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज एक्चुअली विच टाइप ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम? स्क्वैमस कंपाउंड एपिथेलियम, ये उसी का एग्जाम्पल है। अब अगर हम लोकेशन की बात करें कि भाई ये कहाँ कहाँ है, तो बेसिकली इसके ये कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? यूरेटर में होता है और
यूरिनरी ब्लैडर में। अभी आपको यही तो बताया जा रहा है क्योंकि आपको ये पता है कि यहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन होता है, तो स्टोरेज का काम करती है। तो यूरिनरी ब्लैडर एक टाइम के बाद फिर और फर्दर स्टोर नहीं कर सकती है, तो यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर में होती है, और इसीलिए होती है ताकि वो थोड़ा सा स्ट्रेच भी हो, थोड़ा ज़्यादा भी स्टोर करे, थोड़ा ज़्यादा देर तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। और कॉमनली बेटा इन दोनों को ही, इन दोनों एपिथेलियम को हम बोल देते हैं यूरोथीलियम। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए कि यूरोथीलियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच एपिथेलियम, तो आप बोलोगे इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। किसका एग्जाम्पल है ये? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ओके, क्लियर है ये पॉइंट? ओके, then we will this is all about epithelium, and then we'll move on to the next topic, that is cell junctions. आज हम उतनी ही बात करेंगे जितनी एनसीईआरटी में है। Okay, cell junctions, will at first try to understand only the part that is, तो basically बेटा हम cell junctions को बोलते हैं that it is the structural and functional link between two cells, the between the cells. ऐसा नहीं है कि बस स्ट्रक्चरल लिंक है ना, फंक्शन वाइज भी दोनों लिंक्ड होने जाते हैं। और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और वैसे भी हमारी बॉडी में जो सेल जंक्शंस होते हैं वो बस 3 ही टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, टाइट जंक्शन, सेकंड, adhering junction, and third is gap junction. फाइन। टाइट जंक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि भाई टाइट है, तो बेसिकली हम बोलते हैं इट प्रिवेंट लीकेज ऑफ एनी सब्सटेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये जंक्शन जहां भी प्रेजेंट होगा किसी भी चीज को लीक ही नहीं होने देगा। तो बेसिकली बोला जाता है कि इसका बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में किसी भी पैथोजन से या डेंजरस सब्सटेंस से। और इसके कॉमन एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो हम बोलते हैं दैट इज ब्लड ब्रेन बैरियर। अब देखिए आप, ब्लड में ऐसा क्यों, सॉरी ब्रेन में ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ये नहीं हो कि भाई ब्रेन में डायरेक्टली कोई भी हार्मफुल चीज चली जाए। और एक और है जो मेल में प्रेजेंट होता है, दैट इज ब्लड टेस्टिस बैरियर। ठीक है, तो टाइट जंक्शन, टाइट कोई चीज है तो ऑब्वियसली वो लीकेज को क्या करती है? प्रिवेंट। वहीं अगर हम एडहेरिंग जंक्शन की बात करें तो इसका एक और नाम हम बोलते हैं सीमेंटिंग जंक्शन। बेटा सीमेंटिंग जंक्शन बोल रहे हैं, सीमेंट का काम क्या होता है? चिपका के रखना, है ना। तो बेसिकली हम बोलते हैं कि एडहेरिंग जंक्शन क्या करता है? इट कीप्स द neighboring cells together. It keeps the neighboring cells together. Very very important। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें गैप जंक्शंस की, गैप जंक्शंस को हम एक और नाम से जानते हैं, कम्युनिकेटिंग जंक्शन। बेटा क्यों बोल रहे हैं कम्युनिकेटिंग जंक्शन? कम्युनिकेटिंग बोल रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किस चीज में? कम्युनिकेशन में, मतलब इंफॉर्मेशन पास होने में। तो बेसिकली अगर हम गैप जंक्शंस की बात करें तो हम कहते हैं इट अलाउज, या एनसीईआरटी की ही बात मैं कह रही हूँ, इट अलाउज ट्रांसफर ऑफ आयंस, small molecules and sometimes even large molecules। बेटा एनसीईआरटी कहती है कि sometimes even large molecules, तो हम भी कह देते हैं, बट एक्चुअली में लार्ज मॉलिक्यूल्स बहुत कम पास होते हैं। ठीक है, तो 3
जो जंक्शंस हैं तीनों के अपने अपने काम पे। गैप जंक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अगर हम बात करें बेटा कार्डियक मसल्स में, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू में हम इसके बारे में बात करते हैं। कार्डियक मसल्स में ये प्रेजेंट होता है, आप फिगर देख सकती हैं हार्ट का, नेक्स्ट मस्कुलर टिश्यू वाले पेज पर ही है, यू कैन सी दैट फिगर। वहां पर प्रेजेंट होता है बेटा इंटरकैलेटेड डिस्क। तो बेसिकली जंक्शंस हैं ऐसे जहां से छोटे छोटे आयंस या स्मॉल मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, और ये जो आयंस या स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं ये बेसिकली करते क्या है बेटा, इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं। थ्रू दैट वी बेसिकली transmit information, okay, and that's how these cardiac muscles are responsible for a faster communication। इसी वजह से फास्टर कम्युनिकेशन होता है। अब बहुत बार बच्चा मुझसे ये पूछता है कि मैम हम सेल जंक्शन एपिथेलियल टिश्यू में ही क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे बोलते हैं बच्चे, मैम सेल जंक्शन हम एपिथेलियल टिश्यू में ही क्यों पढ़ते हैं, या इसी के बाद क्यों पढ़ते हैं और कहीं क्यों नहीं पढ़ते। बिकॉज अगर मैं बात करूं तो सेल जंक्शंस जो हैं वो अबंडेंटली या सबसे ज्यादा अमाउंट में अगर मैं बोलूं अबंडेंटली, वैसे सारे टिश्यूज में ही है बट अबंडेंटली इट इज प्रेजेंट इन एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अबंडेंटली ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एपिथेलियल टिश्यू में। अब एक मिनट बस रुकिएगा, जस्ट बेटा अगर हम बात करें इसमें तो एक फिगर मैं आपके सामने शो कर रही हूँ, दैट फिगर, उसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दिखेंगी जो मैंने अभी तक नहीं बताया, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगी। अभी के लिए बस इसलिए हम बता देते हैं ताकि एक बच्चे को आइडिया मिले और वो भी थोड़ा बहुत पढ़े, क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाती है। तो देखो एक सेल 1 है, ये सेल 2 है, टाइट जंक्शन सबसे ऊपर में प्रेजेंट होता है ताकि कोई भी चीज लीक ही ना हो दो सेल के बीच में जो स्पेस है। एडहेरिंग जंक्शन जो है वो दो टाइप का होता है, दिस इज एडहेरिंग जंक्शंस एंड दिस डेस्मोसोम्स इज आल्सो एडहेरिंग जंक्शन, ठीक है। गैप जंक्शन देखिए चैनल्स बने हुए हैं, यहीं से आयन ये सब पास हो सकते हैं। और एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम बोल रहे हैं हेमीडेस्मोसोम्स, ये भी एक तरीके का एडहेरिंग जंक्शन ही होता है। बट बेसिकली अगर आप देखो ये एक सेल और दूसरे सेल के बीच में प्रेजेंट है, ये क्या कर रहा है, जो इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन का भी क्या होता है बेटा, बेसल लैमिना होता है ना बेसल सरफेस के पास। तो बेसिकली जो ये हेमीडेस्मोसोम्स हैं, इसीलिए इसको हाफ डेस्मोसोम बोल रहे हैं, ये डेस्मोसोम एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट कर रहे हैं, इसको हम हाफ डेस्मोसोम क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट कनेक्ट ओनली, एक्चुअली इट कीप्स वन सेल, एक सेल की पोजीशन हिले ना इसलिए ही मेनली होती है। जैसे आप मान लो अपने स्किन को खींचा अपनी, तो क्या सेल भी शिफ्ट हो जाते हैं, नहीं, सेल स्पेसिफिकली अपनी ही जगह पर रहते हैं, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई एक्चुअली में अगर हम देखें तो ऐसा कुछ होता है। वहीं अगर हम बात करें बेटा टाइट जंक्शन को एक और नाम से हम जानते हैं, जोनुला ऑक्लूडेंस। क्यों बोलते हैं हम इसको जोनुला ऑक्लूडेंस, बहुत बार नाम में ही काम होता है, बिकॉज टाइट जंक्शन जिस प्रोटीन की बनी होती है उसका नाम है ऑक्लूडिन प्रोटीन। क्या नाम है बेटा, ऑक्लूडिन प्रोटीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी एडेयरिंग जंक्शन, डेस्मोसोम्स, कनेक्शन, ये जो कुछ नए वर्ड्स हैं ये आपके लिए बहुत ही नए हैं, तो एक काम कर सकते हो आप थोड़ा सर्च कीजिए, ठीक है, और फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं बोलूँ बेटा एपिथेलियल और सेल जंक्शन का जो पार्ट है वो खत्म होता है, and in next class I'll just discuss this diagram a bit in detail। वैसे तो सवाल इतने टिपिकल नहीं आते हैं सब, आपके उस पे कोई डाउट आए तो जस्ट आस्क मी दैट क्वेश्चन, ओके, ठीक है। ओके तो फिर अभी क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
ओके, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।